गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से ROARO प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2021 का है। इससे पहले मैं 40 क्वेश्चंस सेट फर्स्ट, सेट 2, सेट 3 और 4 में डिस्कस कर चुकी हूँ। देखिए, यह वीडियो भले ही छोटा है लेकिन 10 क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि 10 क्वेश्चन से अगले 30 क्वेश्चन हम ओबियसली पढ़ ही लेते हैं। अगर हम क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से स्टडी कर रहे हैं तो हम उसी से कई क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बार बार देखने की कोशिश भी कीजिए, और मुझे आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the provision of a joint sitting of both the houses of parliament is mentioned in the constitution under the following article। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। किसमें है? अनुच्छेद 100 में, अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 110 में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहां जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। कैसे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में संयुक्त ज्वाइंटली अधिवेशन का उपबंध किया गया है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 118 के अधीन की जाती है। संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर, मतलब संविधान में संशोधन और धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। तो ठीक है, यहाँ जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 108। मतलब संविधान के 108 अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। और किस किस को छोड़कर है? संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में, कोई भी मामला है उसमें क्या करते हैं? संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। And now question number 2, who among the following was not a great entity in the field of Hindustani music? देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? राजा मानसिंह, तानसेन, सदारंग अदारंग या माल गुर्जरी? हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में राजा मानसिंह, तानसेन, सदारंग अदारंग आदि महान विभूतियों का विशेष योगदान रहा, जबकि माल गुर्जरी जो है वो एक गायन राग। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ जो राइट आंसर है वो होगा माल गुर्जरी। Now question number 3, the provision of 3 legislative lists is found in the following schedule of the Constitution। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधि सूचियों का प्रावधान है। किसमें है? 6 में है, 7 में है, 8 में है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियों का उपबंध किया गया है। अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंधों के आलोक में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उपबंध किया गया है। वर्तमान में संघ सूची में 99 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 विधि
सूचियों का प्रावधान है। किस किस का? संघ सूची का, राज्य सूची का और समवर्ती सूची। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, who was not the initial member of the नौजवान सभा formed in 1926? ठीक है, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती, यशपाल, भगत सिंह, छबीलदास, इनमें से कौन नहीं था देखना है हमको। तो देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में की थी। इसके प्रसिद्ध सदस्यों में भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, जयपाल, राजगुरु आदि थे। ठीक है, लेकिन अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, बाकी यशपाल, भगत सिंह, छबीलदास, ये तीनों ही नौजवान सभा के सदस्य थे। ठीक है, नौजवान जो सभा है वो कब बनी थी? 1926 में। किसके प्रयास से? भगत सिंह के प्रयास। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, with reference to ease index, which of the following statement is correct? तो देखिए, सुगमता सूचकांक ईज इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का एक तरीका है। स्टेटमेंट 2, इट मेजर्स द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया। यह भारत में MSME हेतु व्यापार सुगमता को आंकलित करता है। हमें यह देखना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, सुगमता सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का एक तरीका है। यह सूचकांक केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री द्वारा जारी किया गया है। व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत को 190 देशों में से 63वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें व्यापार सुगमता सूचकांक में, ठीक है, भारत को 190 देशों में से 63वां स्थान 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही होगा वो केवल एक पहला स्टेटमेंट सही होगा। इट इज अ वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। क्या मतलब? यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का एक तरीका है। तो ऑप्शन ए इज राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए, डी, बी, सी, डी, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील है? तो देखिए, विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन है। इस तरीके से बी ऑप्शन और सी दोनों ही सही होंगे। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में जमा नहीं होते हैं, जबकि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई के, ये शरीर के यकृत, वसा, ऊतक और मांसपेशियों में जमा होते हैं। और विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर की उपापचय की दर को सुचारू रूप से बनाए रखना। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो ऑप्शन सही होंगे, विटामिन बी और सी। मतलब ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन
सी भी सही है, क्योंकि बी और सी दोनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच वन among the following is measured by Dobson unit? डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए ओजोन कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी थर्मल कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी सॉइल मॉइस्चर, ऑप्शन डी रेडिएशन या विकिरण। तो देखिए यहां जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ओजोन कंसंट्रेशन। डॉप्सन इकाई से ओजोन सांद्रता को मापा जाता है। ठीक है। डॉप्सन इकाई ओजोन सांद्रता को मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है। डॉप्सन यूनिट ओजोन के अणुओं की संख्या है, जिसे 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 1 वायुमंडल के दबाव पर 0.01 मिलीमीटर मोटी शुद्ध ओजोन की एक परत बनाने की आवश्यकता होती। ठीक है। तो यहां जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ओजोन कंसंट्रेशन। ठीक है। डॉप्सन यूनिट का जो इस्तेमाल होता है वो ओजोन कंसंट्रेशन को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ओजोन कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8, who among the following was the president of the All India Trade Union Congress in 1929? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? एम.एन. राव, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या एस.ए. दांगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 1928 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जो हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद दिसंबर 1929 में भले ही नागपुर में इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए सुभाष चंद्र बोस, लेकिन यहाँ पे जो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इनको 1928 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1920 में मुंबई में हुई थी। ठीक है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। उसके बाद बहुत से राष्ट्रीय नेताओं ने इस संस्था को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया और फिर 1928 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया और फिर 1929 मतलब दिसंबर 1929 के बाद नागपुर में इसके नए अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहाँ पर अभी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लेक बालकास इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जो बालकास झील है निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, रूस में, तुर्कमेनिस्तान में। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान में। ठीक है। बालकास झील कजाकिस्तान में स्थित है जो एक एंडोरेइक बेसिन है। Now question number 10. Arrange the following Mesolithic sites geographically in order from west to east. निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पैसरा, लेखिया, गिरभानपुर, महदहा। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा महदहा, उसके बाद ऑप्शन बी लेखिया, फिर आएगा आपका ऑप्शन 1 पैसरा,
फिर आएगा ऑप्शन 3 बीरभानपुर। ठीक है। मध्य पाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम जो है महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, लेखिया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, पैसरा बिहार में और बीरभानपुर पश्चिम बंगाल है। ठीक है। तो पहला क्या है आपका 4 महदहा, फिर दूसरा लेखिया, फिर पहला आपका क्या है पैसरा, फिर आपका क्या है लास्ट क्या आएगा तीसरा बीरभानपुर। ठीक है। तो ये क्या है मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर हमने क्या किया है इसको क्रम में लगाया। ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा महदहा, उसके बाद महदहा, फिर आपका आएगा लेखिया, क्या आएगा लेखिया, फिर आपका क्या आएगा पहला ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन क्या है पैसरा, फिर क्या है आपका बीरभानपुर। ठीक। तो यहाँ जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी करें। वीडियो भले ही छोटा है लेकिन आपने छोटे वीडियो से भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, उसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आप तुक्के से भी आंसर को लगा सकते हैं, हो सकता है आपका राइट हो, लेकिन अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।